लंदन की एक सर्द और धुंध भरी शाम थी। शहर के सबसे महंगे और पुराने क्लब द रॉयल हेरिटेज में खामोशी छाई हुई थी। यह वह जगह थी जहां ब्रिटेन के सबसे अमीर और रसूखदार लोग शाम की चाय पीने आते थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जो उस दौर की याद दिलाती थीं जब उनका सूरज कभी नहीं डूबता था। इसी क्लब के एक कोने में बैठी थीं एलिजाबेथ वॉरेन, 65 साल की एलिजाबेथ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक गर्व और सख्ती रहती थी। उनके लिए दुनिया आज भी वही थी जो 50 साल पहले थी। पश्चिम सबसे आगे और बाकी सब पीछे। उनके सामने बैठे थे उनके कुछ पुराने साथी, रिटायर्ड अफसर, बैंक के मालिक और कुछ नेता। तो एलिजाबेथ, क्या यह सच है तुम भारत जा रही हो? उनके साथी रिचर्ड ने अपनी पाइप को सुलगाते हुए पूछा। उसके स्वर में हैरानी थी, जैसे किसी ने उसे मंगल ग्रह पर जाने के लिए कह दिया हो। एलिजाबेथ ने चाय की प्याली होठों से लगाई और एक गहरी सांस ली। हाँ रिचर्ड, सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। वे कहते हैं कि भारत अब बदल गया है। वे कहते हैं कि भारत अब एक सुपर पावर बनने की राह पर है। मुझे तो हंसी आती है मुझे कि काम प्लेटर से लोग रहा है। जाना है सिर्फ यह देखने के लिए कि वे लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। मेज पर बैठे बाकी लोग हंस पड़े। भारत और सुपर पावर, एक महिला जिसका नाम विक्टोरिया था ने व्यंग्य से कहा। मुझे तो अभी भी वो धूल भरी सड़कें, सड़कों पर घूमती गायें और सपेरे ही याद आते हैं। मैंने सुना है वहां अभी भी लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करते हैं। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। यही तो मैं भी कहती हूं, यह सब सिर्फ प्रचार है। हमने उस देश पर राज किया है। हम जानते हैं कि उनकी क्षमता क्या है। वे हमारी बनाई रेलगाड़ियों पर चल रहे हैं, हमारी दी हुई भाषा बोल रहे हैं, और अब वे कहते हैं कि वे हमसे आगे निकल रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि 21वीं सदी में भी वे अपनी गरीबी को कैसे छुपाते हैं। उनका अहंकार, उनकी हंसी, सब कुछ उस पुराने विश्वास पर टिका था कि पश्चिम ही सभ्यता का केंद्र है। उन्हें नहीं पता था कि जिस देश को वे पिछड़ा समझकर देखने जा रहे हैं, वह देश अब अपनी शर्तों पर अपनी कहानी लिख रहा है। अगले हफ्ते 150 ब्रिटिश प्रतिनिधियों का एक समूह हीथ्रो हवाई अड्डे पर जमा हुआ। वे सब अपने सूट बूट में थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी अरुचि थी। उन्हें लग रहा था कि वे समय में पीछे यात्रा करने जा रहे हैं। विमान ने उड़ान भरी। 10 घंटे का सफर। एलिजाबेथ खिड़की से बाहर देखती रहीं। उनके मन में भारत की वही पुरानी तस्वीरें घूम रही थीं जो उन्होंने किताबों में पढ़ी थीं या पुरानी फिल्मों में देखी थीं। भीड़, शोर, गंदगी और अव्यवस्था। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं एक ऐसी यात्रा पर जा रही हूं जो मुझे शायद यह याद दिलाएगी कि हम अंग्रेज कितने भाग्यशाली हैं कि हम एक विकसित देश में रहते हैं। लेकिन नियति उनके अहंकार को तोड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ नीचे उतरा। पहियों के जमीन को छूते ही एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। एलिजाबेथ ने अपना सामान उठाया और विमान से बाहर निकली। उन्हें उम्मीद थी कि बाहर निकलते ही उन्हें उमस, गर्मी और शायद कुछ मक्खियां मिलेंगी। उन्हें उम्मीद थी कि कोई पुरानी खटारा बस उन्हें टर्मिनल तक ले जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एयरो ब्रिज पार किया और टर्मिनल 3 के अंदर कदम रखा, उनके कदम अपने आप रुक गए। सामने का नजारा किसी भी कल्पना से परे था। ऊंची, बहुत ऊंची छतें जिन पर आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम था। फर्श इतना चमकदार कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, वह दीवार, वह विशाल दीवार जिस पर तांबे के बड़े बड़े हाथ बने हुए थे जो भारतीय योग मुद्राओं को दर्शा रहे थे। एलिजाबेथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या है? उनके मुंह से बस इतना ही निकला। उनके साथ चल रहे रिचर्ड, जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की गंदगी और भीड़ भाड़ के आदी थे, अपना चश्मा उतारकर उस नजारे को देख रहे थे। यह कोई शोर नहीं था, हजारों लोग थे, लेकिन एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ व्यवस्थित था। क्या हम सही जगह उतरे हैं? विक्टोरिया ने धीरे से पूछा। यह तो हीथ्रो से भी ज्यादा भव्य है। एलिजाबेथ को एक झटका लगा। हीथ्रो, लंदन का वह हवाई अड्डा जहां हर समय अफरा तफरी मची रहती है, जहां सामान मिलने में घंटों लग जाते हैं और जहां की छतें अब पानी टपकने से गीली रहती हैं, उसकी तुलना इस महल जैसे हवाई अड्डे से। वे आगे बढ़े। पूरा गलियारा भारतीय कलाकृतियों से सजा था, लेकिन तकनीक पूरी तरह से अत्याधुनिक थी। स्वचालित वॉकवे,
साफ सुथरे शौचालय और हवा में एक भीनी भीनी खुशबू। कहीं भी कचरे का एक तिनका नहीं था। इमिग्रेशन आप्रवासन काउंटर पर लंबी कतारों का डर था। एलिजाबेथ ने अपनी घड़ी देखी। तैयार हो जाओ, उन्होंने अपने साथियों से कहा। अब हमें कम से कम 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना होगा। यह भारत है, यह भारत है। इंत्री सनन करी पता जा रहा। यहां सरकारी काम कछुए की चाल से होते हैं। लेकिन जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, वहां का नजारा कुछ और ही था। दर्जनों काउंटर खुले हुए थे, अधिकारी मुस्कुरा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, ई वीजा और बायोमेट्रिक मशीनें इतनी तेजी से काम कर रही थीं कि कतारें बन ही नहीं पा रही थीं। एक युवा भारतीय अधिकारी ने नमस्ते के साथ एलिजाबेथ का स्वागत किया। भारत में आपका स्वागत है मैम, कृपया यहां देखें। सिर्फ 3 मिनट। हाँ, सिर्फ 3 मिनट में एलिजाबेथ का पासपोर्ट स्टैंप हो गया। लंदन में अपने ही देश में घुसने के लिए उन्हें कभी कभी 1 घंटा लग जाता था। यह कैसे संभव है? रिचर्ड ने बाहर निकलते हुए कहा। इतनी जनसंख्या वाला देश और इतनी व्यवस्था। हमारे यहां तो स्टाफ की कमी का रोना रोते रहते हैं। सामान लेने के लिए वे कन्वेयर बेल्ट की तरफ बढ़े। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थीं जो बता रही थीं कि सामान कितनी देर में आएगा। 4 मिनट। और ठीक 4 मिनट बाद उनका बैग उनके सामने था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय एलिजाबेथ का दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। यह सिर्फ एक दिखावा है, उन्होंने खुद को समझाया। यह हवाई अड्डा है, इसे विदेशियों को लुभाने के लिए बनाया गया है। असली भारत बाहर है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, असली भारत, वो गरीब गंदा भारत हमारा स्वागत करेगा। वे बाहर निकले, टैक्सी स्टैंड पर गए। वहां भी कोई धक्का मुक्की नहीं थी। एक अनुशासित कतार थी। ऐप आधारित टैक्सियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खड़ी थीं। एलिजाबेथ और उनके साथी एक बड़ी गाड़ी में बैठे। गाड़ी मुख्य सड़क पर आई। अब एलिजाबेथ की नजरें सड़क पर गड़ी थीं। वे गड्ढे ढूंढ रही थीं, वे कचरे के ढेर ढूंढ रही थीं, लेकिन गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। चौड़ी 6 लेन की सड़कें, दोनों तरफ हरियाली और सड़क के बीच में लगे रंग बिरंगे फूल। यह दिल्ली की सड़कें थीं जो किसी भी यूरोपीय शहर को टक्कर दे सकती थीं। ड्राइवर, एलिजाबेथ ने पूछा, क्या हम शहर के केंद्र में जा रहे हैं या किसी विशेष वीआईपी रास्ते से? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैम, यह सामान्य रास्ता है। यह दिल्ली है। अब पूरा भारत बदल रहा है। गाड़ी कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ी। गगनचुंबी इमारतें, मेट्रो स्टेशन और लोगों का हुजूम। लेकिन यह हुजूम वह नहीं था जिसकी एलिजाबेथ ने कल्पना की थी। लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथों में स्मार्टफोन थे और वे आत्मविश्वास से चल रहे थे। होटल पहुंचने से पहले रिचर्ड को प्यास लगी। क्या हम कहीं रुक सकते हैं? मुझे पानी चाहिए और शायद थोड़ी चाय। ड्राइवर ने गाड़ी एक छोटी सी दुकान के पास रोकी। यह कोई बड़ा कैफे नहीं था, बल्कि सड़क के किनारे एक छोटी सी टपरी थी, लेकिन वह साफ सुथरी थी। रिचर्ड और एलिजाबेथ गाड़ी से उतरे। उन्हें लगा कि यहां तो गंदगी होगी, लेकिन दुकानदार ने साफ बर्तन में अदरक और इलायची वाली चाय बनाई। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी गई। उस चाय की खुशबू ने एलिजाबेथ को एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। चाय पीने के बाद रिचर्ड ने अपनी जेब से पाउंड का नोट निकाला। भाई, मेरे पास भारतीय रुपये नहीं है, क्या तुम यह लोगे? दुकानदार, जो मुश्किल से 25 साल का रहा होगा, हंसा। सर, यह नहीं चलेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए। तो मैं कैसे भुगतान करूं? रिचर्ड परेशान हो गया। मेरे पास कैश नहीं है। दुकानदार ने अपनी दुकान के काउंटर पर लगे एक छोटे से स्टिकर की ओर इशारा किया। एक काला और सफेद चौकोर डिब्बा, एक क्यूआर कोड। सर, आपके पास फोन है? दुकानदार ने पूछा। हां, लेकिन बस स्कैन कर दीजिए, कोई भी ऐप चलेगा। एलिजाबेथ हैरान थी। तुम डिजिटल भुगतान लेते हो? यहां सड़क के किनारे? दुकानदार ने गर्व से सिर उठाया। मैम, यह भारत है। यहां सब्जी वाली चाची से लेकर रिक्शे वाले भैया तक सब ऑनलाइन है। आप लंदन से आई है ना? सुना है वहां अभी भी चिल्लर सिक्के ढूंढने पड़ते हैं। वह एक तमाचा था, एक जोरदार तमाचा उस सोच पर जो एलिजाबेथ और उनके साथी लेकर आए थे। लंदन में कई दुकानों पर अभी भी कार्ड मशीनें खराब मिलती थीं और छोटी जगहों पर कैश ही राजा था। और यहां भारत की एक सड़क पर एक साधारण चाय वाला उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ा रहा था। रिचर्ड ने अपने अंतरराष्ट्रीय ऐप से स्कैन किया। टिंग, 1 सेकंड में भुगतान हो गया। एक छोटी सी मशीन से आवाज आई, पेमेंट प्राप्त हुआ।
एलिजाबेथ वहां खड़ी उस क्यूआर कोड को घूर रही थी। यह कोई तकनीक नहीं थी, यह एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो खामोशी से आई थी और जिसने हर भारतीय को सशक्त बना दिया था। हम 15 साल पीछे नहीं हैं, एलिजाबेथ के मन में एक आवाज गूंजी जो उस फ्रांसीसी रिपोर्ट की याद दिला रही थी जिसे उन्होंने मजाक समझकर पढ़ा था। हम शायद गलत थे। होटल ताज पैलेसेस में चेक इन करते समय एलिजाबेथ का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा चुका था, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। यह सिर्फ दिल्ली है, उन्होंने रात के खाने पर अपने साथियों से कहा। राजधानी को तो सुंदर बनाना ही पड़ता है। कल हम ट्रेन से सफर करेंगे, भारतीय रेल। मैंने डरावनी कहानियां सुनी हैं, भीड़, गंदगी और देरी। कल हमें असली भारत दिखेगा। वे नहीं जानती थीं कि कल उनका सामना वंदे भारत से होने वाला था। वे नहीं जानती थीं कि जिस भारतीय रेल का वे मजाक उड़ा रही थीं, वह अब पटरियों पर हवाई जहाज की तरह दौड़ती है। अगली सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एलिजाबेथ ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया था, यह सोचकर कि स्टेशन पर बदबू होगी, लेकिन स्टेशन के अंदर घुसते ही वह फिर ठिठक गईं। एलिजाबेथ और उनके साथी एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे। रिचर्ड ने अपनी नाक पर रखा रुमाल अब हटा दिया था। वहां कोई बदबू नहीं थी, वहां सिर्फ फिनाइल और ताजगी की महक थी। फर्श इतना साफ था कि विक्टोरिया अपनी हील्स की आवाज स्पष्ट सुन सकती थी। भीड़ कहां है? विक्टोरिया ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैंने सुना था कि भारतीय स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वह 20 साल पहले की बात थी, मैडम। उनके साथ चल रहे भारतीय गाइड श्री शर्मा ने विनम्रता से कहा। यह नया भारत है, हम व्यवस्था में विश्वास करते हैं। तभी एक तेज सीटी की आवाज के साथ वह सामने आई। सफेद और नारंगी रंग की, वायुगतिकीय, एरोडायनामिक डिजाइन वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। वह किसी पुरानी भारतीय रेलगाड़ी जैसी नहीं लग रही थी, वह किसी बुलेट ट्रेन जैसी दिख रही थी जो भविष्य से आई हो। उसका इंजन अलग नहीं था, वह पूरी ट्रेन का ही हिस्सा था। एलिजाबेथ की आंखें उसे देखती रह गईं। यह भारत में बनी है? उन्होंने अविश्वास से पूछा। जी हां, शर्मा जी ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा। यह एक 100% मेड इन इंडिया है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हमारे अपने इंजीनियरों ने इसे बनाया है, और मजे की बात यह है कि इसकी लागत विदेशी ट्रेनों से आधी है। रिचर्ड, जो रेलवे के शौकीन थे, ट्रेन की फिनिशिंग को छूकर देख रहे थे। अविश्वसनीय, वह बुदबुदाए। लंदन से मैनचेस्टर जाने वाली हमारी ट्रेनें भी इतनी आधुनिक नहीं लगती। यह तो किसी जापानी तकनीक जैसी लग रही है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप एक हल्की हूश आवाज के साथ खुल गया। कोई धक्का नहीं, कोई कुली की चिल्लाहट नहीं। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा किसी हवाई जहाज के बिजनेस क्लास जैसा था। आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें जो 180 डिग्री घूम सकती थीं, बड़ी बड़ी खिड़कियां, ऑटोमेटिक तापमान नियंत्रण और हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट। एलिजाबेथ अपनी सीट पर बैठ गईं। कुशन का आराम महसूस करते हुए उन्होंने सोचा, शायद यह सिर्फ दिखने में अच्छी है, जब यह चलेगी तो वही पुराने झटके लगेंगे। भारतीय पटरियां तो खराब ही होंगी। ट्रेन चल पड़ी। शुरुआत इतनी धीमी और सहज थी कि एलिजाबेथ को पता ही नहीं चला कि वे कब प्लेटफॉर्म छोड़ चुके हैं। गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। डिजिटल स्क्रीन पर गति प्रदर्शित हो रही थी 50, 80, ई बाय सेंसर 160 किलोमीटर प्रति घंटा। बाहर के पेड़ पौधे एक धुंधली लकीर बन गए थे, लेकिन अंदर सन्नाटा था। रिचर्ड ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने पानी से भरा एक गिलास अपनी सामने वाली टेबल पर रखा। देखते हैं, उन्होंने कहा, अगर यह 160 की स्पीड पर है तो पानी छलकना चाहिए। हमारी पुरानी ब्रिटिश ट्रेनों में तो चाय कप से बाहर आ जाती है। वे सब उस गिलास को घूरने लगे। ट्रेन पूरी रफ्तार में थी, लेकिन गिलास का पानी वह स्थिर था, जैसे कोई तालाब का पानी हो, उसमें एक लहर तक नहीं थी। एलिजाबेथ ने अपनी सांस रोक ली। यह कैसे संभव है? इंजीनियरिंग, एलिजाबेथ, रिचर्ड ने गंभीर होकर कहा। इसे कहते हैं विश्व स्तरीय सस्पेंशन। हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने कर दिखाया है। तभी वर्दी पहने हुए ट्रेन परिचारक आए। उनके हाथ में ट्रे थी, गर्म तौलिया, ताजा फलों का जूस और नाश्ते का मेनू। और सबसे बड़ी बात, उनका व्यवहार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, परिचारक ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्टोरिया ने मेनू देखा। उपमा, सांभर, वड़ा।
या फिर कॉन्टिनेंटल? उसने हैरानी से पूछा। यह सब टिकट में शामिल है? जी हां, शर्मा जी ने बताया। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव भव, मेहमान भगवान होता है माना जाता है। हम अपने मेहमानों को भूखा नहीं रखते। नाश्ता आया, गर्म, ताजा और स्वादिष्ट। एलिजाबेथ ने चुपचाप खाना शुरू किया। उन्हें याद आया लंदन का वह सूखा सैंडविच जिसके लिए उन्होंने पिछले हफ्ते 10 पाउंड दिए थे और जो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। और यहां यह एक दावत थी। हम हार रहे हैं एलिजाबेथ, रिचर्ड ने अचानक कहा। हम अपने अतीत के गौरव में खोए हुए हैं जबकि ये लोग भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। देखो इसे। उन्होंने ट्रेन की छत और स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह किसी विकासशील देश की ट्रेन नहीं है, यह एक महाशक्ति की ट्रेन है। एलिजाबेथ खिड़की से बाहर देख रही थी। खेत खलिहान पीछे छूट रहे थे और नए शहर, कारखाने और सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट दिखाई दे रहे थे। हर छत पर सोलर पैनल चमक रहे थे। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, एलिजाबेथ ने धीमे स्वर में कहा, देखो बाहर, यह ऊर्जा, यह बदलाव। मुझे डर लग रहा है रिचर्ड। अगर भारत इतनी तेजी से दौड़ रहा है तो दुनिया में हमारी जगह कहां बचेगी? सफर खत्म हुआ, लेकिन उनका आश्चर्य नहीं। वे अपने अगले गंतव्य पर पहुंचे। भारत की सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु। अगर दिल्ली शक्ति का केंद्र था तो बेंगलुरु बुद्धि का केंद्र था। हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 छतों पर उतरते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी बगीचे में आ गए हों। यह हवाई अड्डा कम और कोई वन अभयारण्य ज्यादा लग रहा था। बांस की छतें, हर तरफ लटकते पौधे, झरने। इन्होंने प्रकृति को तकनीक के साथ जोड़ दिया है, विक्टोरिया ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। हमने कंक्रीट के जंगल बनाए और इन्होंने जंगल के अंदर हवाई अड्डा बना दिया। यह सुंदर है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय ले जाया गया। एलिजाबेथ के मन में वैज्ञानिकों की एक छवि थी। सूट बूट पहने, गंभीर चेहरे वाले, पश्चिमी लहजे में बात करने वाले लोग। लेकिन जब वे कंट्रोल रूम के व्यूइंग गैलरी में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनके सारे पूर्वाग्रहों को चकनाचूर कर दिया। सामने बड़ी स्क्रीन पर मंगल और चांद की तस्वीरें थीं और उन कंप्यूटरों के सामने कौन बैठा था? महिलाएं, साधारण भारतीय महिलाएं। उन्होंने कांजीवरम साड़ियां पहनी थीं, बालों में गजरे फूल लगे थे, माथे पर बिंदी थीं। वे आपस में तमिल और हिंदी में बात कर रही थीं। वे किसी भी सामान्य भारतीय गृहिणी जैसी लग रही थीं जो मंदिर जा रही हो, लेकिन उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की गति से चल रही थीं। वे जटिल गणितीय समीकरण हल कर रही थीं। वे उपग्रहों को निर्देश भेज रही थीं जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर थे। क्या ये वैज्ञानिक हैं? एलिजाबेथ ने कंपकंपाती आवाज में पूछा। हां, इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉ नायर ने गर्व से उत्तर दिया। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने भारत को मंगल ग्रह पर पहले ही प्रयास में पहुंचा दिया, और वह भी आपके हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम खर्च में। रिचर्ड को जैसे काट मार गया हो। साड़ी में रॉकेट साइंटिस्ट, उसने अविश्वास से कहा। पोशाक बुद्धिमत्ता को परिभाषित नहीं करती सर, डॉ नायर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम सादगी में रहें, लेकिन हमारी सोच आसमान से भी ऊंची हो। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, लेकिन हम तारों को छूने का हौसला रखते हैं। एलिजाबेथ ने एक महिला वैज्ञानिक को देखा जो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बेटे को फोन कर रही थी। बेटा, टिफिन खाया या नहीं? और अगले ही पल वह एक सहयोगी से कह रही थी, ऑर्बिट का ट्रेजेक्टरी ठीक करो। यह संतुलन, यह संस्कृति और विज्ञान का संगम, यह एलिजाबेथ के लिए समझ से बाहर था। पश्चिम में विज्ञान का मतलब था धर्म और परंपरा को छोड़ देना, लेकिन भारत में विज्ञान और संस्कृति हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। डॉ नायर ने उन्हें चंद्रयान 3 का मॉडल दिखाया। जब पूरी दुनिया ने कहा कि हम नहीं कर सकते, जब हमारे संसाधनों का मजाक उड़ाया गया, तब हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। हमने जुगाड़ नहीं किया, हमने नवाचार इनोवेशन किया। हमने दुनिया को दिखाया कि सूरज के उस पार भी हमारी नजर है। उस कमरे में खड़े होकर एलिजाबेथ को पहली बार अपने ब्रिटिश होने पर गर्व नहीं, बल्कि एक अजीब सी लघुता, छोटापन महसूस हुई। हम इनसे क्या मुकाबला करेंगे? उन्होंने मन ही मन सोचा। इनके पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन इनके पास जो जुनून है, जो प्रतिभा है, वह बिकाऊ नहीं है। यह देश जाग चुका है। शेर अब सो नहीं रहा है, वह दहाड़ रहा है। शाम को वे बेंगलुरु के एक भव्य IT पार्क के पास से गुजरे। कांच की बड़ी बड़ी इमारतें,
जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, दुनिया का बैक ऑफिस। विक्टोरिया ने पुराना ताना मारा। नहीं विक्टोरिया, एलिजाबेथ ने उसे टोका, बैक ऑफिस नहीं, अब यह दुनिया का ब्रेन दिमाग है। सिलिकॉन वैली के सीईओ भारतीय हैं। दुनिया की तकनीक अब यहां से चल रही है। तभी उनकी गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी। खिड़की के बाहर एक दृश्य ने एलिजाबेथ का ध्यान खींचा। एक गरीब दिखने वाला ऑटो रिक्शा वाला अपनी सीट पर बैठा किताब पढ़ रहा था। वह कोई फिल्मी पत्रिका नहीं थी। एलिजाबेथ ने ध्यान से देखा, वह कोडिंग की किताब थी। रुको, एलिजाबेथ चिल्लाई, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाया। एलिजाबेथ खिड़की से बाहर झांकी। तुम क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने उस ऑटो वाले से पूछा। ऑटो वाले ने मुस्कुराकर किताब दिखाई। मैम, मैं पाइथन लैंग्वेज सीख रहा हूं। दिन में ऑटो चलाता हूं, रात में ऑनलाइन क्लास लेता हूं। अगले महीने मेरा एक स्टार्टअप में इंटरव्यू है। एलिजाबेथ सन्न रह गईं। लंदन में टैक्सी ड्राइवर हड़ताल की बात करते थे और यहां एक ऑटो वाला कोडर बनने के सपने देख रहा था और उस पर मेहनत कर रहा था। यह थी भारत की असली ताकत। सिर्फ बड़ी इमारतें या रॉकेट नहीं, बल्कि उसके लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति। वह भूख जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस रात होटल के कमरे में एलिजाबेथ को नींद नहीं आई। वह बालकनी में खड़ी होकर शहर की रोशनी देख रही थी। हर रोशनी एक सपना थी, हर सपना एक संकल्प था। उन्होंने अपनी डायरी खोली। पिछले पन्ने पर उन्होंने लिखा था, गरीब देश। उन्होंने उसे काटा नहीं। उन्होंने उसके नीचे एक नई लाइन जोड़ी, एक ऐसा देश जो गरीबी से लड़ना जानता है और जीतना जानता है। एक ऐसा देश जहां उम्मीद हवा में तैरती है। मैंने आज भविष्य देखा और भविष्य ने साड़ी पहनी थी। भविष्य ऑटो चला रहा था और भविष्य गर्व से हिंदी बोल रहा था। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था। एलिजाबेथ के मन में अभी भी एक आखिरी शंका थी। क्या यह सब सिर्फ शहरों तक सीमित है? क्या भारत की आत्मा, उसके गांव, उसकी परंपराएं अभी भी जीवित हैं या इस आधुनिकता की दौड़ में खो गई हैं? उनका अगला पड़ाव उन्हें भारत के आध्यात्मिक दिल वाराणसी ले जाने वाला था, जहां विज्ञान खत्म होता है और आस्था शुरू होती है। जहां एलिजाबेथ को वह जवाब मिलने वाला था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। विमान वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। एलिजाबेथ के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ा था, वाराणसी मौत और गंदगी का शहर। उनके दिमाग में संकरी गलियां, कचरे के ढेर और घाटों पर जलती चिताओं का डरावना मंजर था। तैयार हो जाओ, उन्होंने रिचर्ड से कहा। हमने भारत की आधुनिकता देखी, लेकिन अब हम भारत के अंधेरे हिस्से को देखेंगे। पुरानी दुनिया, पिछड़ी दुनिया। लेकिन जैसे ही वे हवाई अड्डे से बाहर निकले, उन्हें पहला झटका लगा। सड़कें चौड़ी, चिकनी, 4 लेन की सड़कें जो सीधे शहर की ओर जा रही थीं। डिवाइडर पर सुंदर पौधे लगे थे। क्या हम सच में वाराणसी में हैं? विक्टोरिया ने जीपीएस चेक करते हुए पूछा। यह रास्ता तो किसी यूरोपीय हाईवे जैसा लग रहा है। गाड़ी शहर के अंदर दाखिल हुई और फिर वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने रुके। एलिजाबेथ ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा था कि वे एक संकरी भीड़ भाड़ वाली गली में जाएंगे, लेकिन उनके सामने एक विशाल भव्य परिसर खड़ा था। गुलाबी बलुआ पत्थर से बना एक अद्भुत ढांचा जो सीधे गंगा नदी तक जाता था। यह एलिजाबेथ की आवाज कांप रही थी। यह तो वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर जैसा भव्य है। नहीं, शायद उससे भी ज्यादा जीवंत। वे कॉरिडोर के अंदर चले। संगमरमर का फर्श चमक रहा था। हजारों श्रद्धालु थे, नंगे पैर, हाथों में फूल और जल लिए हुए। लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं। एक अद्भुत अनुशासन था। एक बूढ़ी औरत जो शायद गांव से आई थी, उसने अनजाने में एलिजाबेथ का हाथ छू लिया। एलिजाबेथ पीछे हटने ही वाली थी, लेकिन उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, हर हर महादेव। उस मुस्कान में इतना अपनापन था कि एलिजाबेथ का कठोर ब्रिटिश दिल पिघल गया। लंदन में अजनबी एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, और यहां एक अजनबी उन्हें भगवान का आशीर्वाद दे रहा था। वे गंगा घाट की ओर बढ़े। रिचर्ड ने अपनी नाक पर फिर से रुमाल रखने की कोशिश की। नदी गंदी होगी, उन्होंने कहा। मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देखा था। वे ललिता घाट पर पहुंचे। सामने मां गंगा बह रही थीं, विशाल, शांत और साफ। एलिजाबेथ पानी के किनारे गईं।
पानी में कोई कचरा नहीं तैर रहा था। फूल थे, दिए थे, लेकिन प्लास्टिक या गंदगी नहीं। नमामि गंगे परियोजना का असर साफ दिख रहा था। रिचर्ड, एलिजाबेथ ने कहा, रुमाल हटा लो, यहां बदबू नहीं, चंदन और धूप की खुशबू है। उन्होंने एक नाव किराए पर ली। नाव वाला, जिसका नाम राजू था, उसने नाव को बीच धारा में ले लिया। शाम हो रही थी और तभी वह जादू शुरू हुआ जिसके लिए दुनिया काशी आती है, गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर 7 पुजारी एक कतार में खड़े थे। उनके हाथों में बड़े बड़े पीतल के दिए थे। शंख की आवाज गूंजी, घंटियों की आवाज गूंजी। एक तरफ से ओम जय गंगे माता। हजारों की भीड़ एक साथ गा रही थी। आग की लपटें अंधेरे में नृत्य कर रही थीं। एलिजाबेथ ने अपनी पूरी जिंदगी में ओपेरा देखे थे, शाही समारोह देखे थे, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह भक्ति थी। यह एक पूरी सभ्यता का अपनी जीवनदायिनी नदी के प्रति आभार था। रिचर्ड, जो हमेशा तर्क और विज्ञान की बातें करते थे, चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। हम पश्चिम के लोग, रिचर्ड ने भरे गले से कहा, हम चर्च सिर्फ रविवार को जाते हैं, वह भी आदत के कारण। लेकिन ये लोग, इनके लिए ईश्वर कोई अवधारणा नहीं है, एक हकीकत है। देखो इनके चेहरों को। इनके पास शायद बैंक बैलेंस कम हो, लेकिन इनके पास जो शांति है वह हमारे पास नहीं है। नाव वाले राजू ने उनकी बातें सुनी और टूटी फूटी अंग्रेजी में नहीं, बल्कि साफ हिंदी में अपने गाइड के माध्यम से कहा, साहब, आप लोग घड़ी पहनते हैं, लेकिन समय हमारे पास है। आप लोग जीवन को दौड़ते हैं, हम जीवन को जीते हैं। काशी हमें सिखाती है कि अंत ही नई शुरुआत है। एलिजाबेथ ने राजू की तरफ देखा। एक साधारण नाव वाला जो दिन के कुछ 100 रुपये कमाता है, वह जीवन का इतना गहरा दर्शन समझा रहा था। हम उन्हें क्या सिखाने आए थे? एलिजाबेथ ने खुद से पूछा। लोकतंत्र, मानवाधिकार, सभ्यता। जब मेरे पूर्वज गुफाओं में रह रहे थे, तब यहां के लोग वेदों की रचना कर रहे थे। यह देश पुराना नहीं है, यह देश शाश्वत, इटर्नल है। आरती समाप्त हुई। हजारों दिए नदी में तैरा दिए गए। नदी सितारों से भरे आकाश जैसी लग रही थी। एलिजाबेथ ने भी एक दिया जलाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। लंदन का तनाव, करियर की दौड़, अकेलेपन का डर, सब कुछ उस पल के लिए गायब हो गया। उन्हें एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उन्हें अपने आलीशान घर में कभी नहीं मिली थी। घाट से वापस लौटते समय उन्होंने एक और चीज देखी जिसने उन्हें चौंका दिया। गलियों में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी थीं जो आरती का सीधा प्रसारण कर रही थीं। वाईफाई के हॉटस्पॉट लगे थे और पुजारी आरती के बाद वे अपने स्मार्टफोन पर क्यूआर कोड स्कैन करके प्रसाद का भुगतान ले रहे थे। परंपरा और तकनीक, विक्टोरिया ने सिर हिलाते हुए कहा। इन्होंने दोनों को कैसे मिला दिया? हमारे यहां हम आधुनिक होने के लिए अपनी जड़ों को काट देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जड़ों को पानी देते हुए आसमान को छू रहे हैं। रात को होटल में एलिजाबेथ ने अपनी रिपोर्ट का एक पन्ना फाड़ दिया। वह पन्ना जिस पर उन्होंने अंधविश्वास और पिछड़ापन शीर्षक लिखा था। उन्होंने नया पन्ना लिया और लिखा, आत्मा की जागृति। मैं यहां भारत को जज करने आई थी, उन्होंने लिखा, लेकिन भारत ने मुझे आईना दिखा दिया। मैंने देखा कि स्वच्छता सिर्फ सड़कों की नहीं, बल्कि मन की भी हो सकती है। मैंने देखा कि विकास का मतलब कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि विरासत का संरक्षण भी है। यह देश सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं बन रहा है, यह एक आध्यात्मिक महाशक्ति, स्पिरिचुअल सुपर पावर के रूप में फिर से जाग रहा है। लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षण बाकी था। रिचर्ड ने रात के खाने पर एक सवाल उठाया। एलिजाबेथ, हमने शहर देखे, हमने हवाई अड्डे, ट्रेनें और मंदिर देखे। यह सब सरकार दिखा सकती है, लेकिन असली भारत गांवों में है। क्या वह विकास वहां पहुंचा है, या यह सब सिर्फ एक शहरी बुलबुला है? एलिजाबेथ जानती थीं कि यह सवाल जायज है। भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है। अगर गांव नहीं बदले तो भारत नहीं बदला। कल हम गुजरात के एक गांव जाएंगे, एलिजाबेथ ने तय किया। बिना बताए हम देखेंगे कि क्या सच में बिजली, पानी और पक्के मकान उस आखिरी आदमी तक पहुंचे हैं या नहीं। वे नहीं जानते थे कि अगले दिन वे भारत के सबसे बड़े बदलाव, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल ग्राम के गवाह बनने वाले थे। वाराणसी की आध्यात्मिक जागृति के बाद एलिजाबेथ और उनकी टीम अब गुजरात के कच्छ क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए रिचर्ड ने कहा, एलिजाबेथ, यह सब ठीक है,
लेकिन असली भारत शहरों में नहीं बसता। आंकड़े कहते हैं कि 60% से अधिक भारत गांवों में रहता है, और मैंने सुना है कि वहां अभी भी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिजली नहीं है और महिलाएं पानी लेने मीलों दूर जाती हैं। क्या हम उस वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हैं? एलिजाबेथ चुप थीं। उन्हें भी यही डर था। शहर चमक सकते हैं, लेकिन अगर गांव अंधेरे में हैं, तो देश का विकास अधूरा है। गाड़ी मुख्य राजमार्ग से हटकर एक छोटी सड़क पर मुड़ गई। लो, अब शुरू होगा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, रिचर्ड ने सीट बेल्ट कसते हुए कहा। तैयार हो जाओ हिचकोले खाने के लिए। लेकिन 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। गाड़ी मक्खन की तरह चल रही थी। यह गांव की सड़क है? विक्टोरिया ने हैरानी से पूछा। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी पक्की सड़क थी। काली डामर की सड़क जो खेतों के बीच से सांप की तरह गुजर रही थी। धूल का नामो निशान नहीं था। गाड़ी धर्मपुर नाम के एक गांव में दाखिल हुई। रिचर्ड अपनी कैमरा लेकर तैयार थे झुग्गी झोपड़ियों की तस्वीरें लेने के लिए, लेकिन जो दिखा उसने उनका कैमरा नीचे करवा दिया। कतार में बने पक्के मकान, छोटे लेकिन मजबूत। हर घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा, और सबसे चौंकाने वाली बात, हर छत पर चमकते हुए सोलर पैनल। क्या हम किसी रिसॉर्ट में आए हैं? रिचर्ड ने व्यंग्य करना चाहा, लेकिन उनकी आवाज में अब वह धार नहीं थी। गाड़ी एक घर के सामने रुकी। यह कमलाबेन का घर था। कमलाबेन, एक 60 वर्षीय महिला, ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। पधारो सा, पधारो। उनका पहनावा पारंपरिक था, रंगीन घाघरा और ओढ़नी, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी सीईओ से कम नहीं थी। एलिजाबेथ ने घर के अंदर कदम रखा। उन्होंने सोचा था कि अंदर धुएं से भरा चूल्हा होगा जिससे महिलाओं की आंखें खराब होती हैं। उन्होंने बीबीसी की खबरों में यही पढ़ा था। लेकिन रसोई में एक गैस स्टोव रखा था। नीला सिलेंडर कोने में था, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर। आप लकड़ी पर खाना नहीं बनाती? एलिजाबेथ ने पूछा। कमलाबेन हंसी। वो जमाना गया मेम साहब। पहले मेरी आंखें जलती थीं, खांसी आती थी। अब सरकार ने हमें धुआं मुक्त कर दिया है। अब मैं 5 मिनट में चाय बना लेती हूं और बाकी समय अपनी पोती को पढ़ाती हूं। कमलाबेन ने एक नल की ओर इशारा किया। लीजिए, हाथ धो लीजिए। एलिजाबेथ नल के पास गईं। उन्होंने टोटी घुमाई। साफ ठंडा पानी बहने लगा। पानी घर के अंदर? विक्टोरिया ने अविश्वास से पूछा। मैंने सुना था औरतों को सिर पर मटके रखकर मीलों चलना पड़ता है। वो मेरी मां के जमाने की बात थी, कमलाबेन ने गर्व से कहा। जल जीवन मिशन ने गंगा मैया को हमारे घर तक पहुंचा दिया है। अब हमें पानी के लिए नहीं, पानी हमारे लिए दौड़ता है। एलिजाबेथ को लंदन का अपना अपार्टमेंट याद आ गया, जहां पिछले महीने प्लम्बिंग की समस्या के कारण 3 दिन पानी नहीं आया था और प्लम्बर को बुलाने के लिए उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ा था। और यहां भारत के एक दूरदराज गांव में पानी 24 घंटे उपलब्ध था। चाय पीते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति, कमलाबेन के पति, वहां आए। वे थोड़े बीमार लग रहे थे। रिचर्ड को मौका मिल गया। इनकी तबीयत खराब है, इलाज कैसे होता है? यहां तो कोई बड़ा अस्पताल नहीं होगा, बेचारे गरीब लोग इलाज के बिना मर जाते होंगे। कमलाबेन के पति ने अपनी जेब से एक सुनहरा कार्ड निकाला। आयुष्मान भारत कार्ड साहब, उन्होंने गुजराती लहजे में हिंदी में कहा। यह मोदी जी का कार्ड है। 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। मैं अगले हफ्ते शहर के बड़े अस्पताल में अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने जा रहा हूं। 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सरकार सारा खर्चा उठाएगी। रिचर्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 लाख मुफ्त? ब्रिटेन में NHS की हालत खस्ता थी। छोटी सी सर्जरी के लिए महीनों की वेटिंग लिस्ट थी, और यहां दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों की जेब में थी। यह कोई वादा नहीं था, यह एक हकीकत थी जिसे वे अपनी आंखों से देख रहे थे। यह समाजवाद नहीं है, एलिजाबेथ ने मन ही मन सोचा। यह मानवता है। यह वह देखभाल है जो एक राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए करता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। चलिए आपको खेत दिखाते हैं, कमलाबेन ने कहा। वे खेतों की ओर चले। हरे भरे खेत, कपास और मूंगफली की फसलें लहलहा रही थीं। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। भन भन भन। क्या यह टिड्डियों का दल है? विक्टोरिया ने डरते हुए पूछा। क्या फसलों पर हमला हुआ है? एलिजाबेथ ने आकाश की ओर देखा। एक बड़ी सी मशीन हवा में मंडरा रही थी। ओह माय गॉड, रिचर्ड चिल्लाया। वह ड्रोन है, एक कृषि ड्रोन।
और उसे कौन उड़ा रहा था। खेत के बीच में एक युवती खड़ी थी। उसने पल्लू कमर में खोंस रखा था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर था। वह किसी वीडियो गेम के खिलाड़ी की तरह उस ड्रोन को नियंत्रित कर रही थी। वह कमलाबेन की बहू राधा थी, एक ड्रोन दीदी। ड्रोन हवा से नीचे आया और उसने फसल पर सटीक मात्रा में उर्वरक का छिड़काव किया। न कम न ज्यादा, न कोई मजदूरी, न कोई स्वास्थ्य का खतरा। काम जो घंटों में होता था, मिनटों में हो गया। एलिजाबेथ और उनकी टीम मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। ड्रोन लैंड हुआ। राधा ने अपना चश्मा ठीक किया और उनके पास आई। नमस्ते, राधा ने आत्मविश्वास से कहा। यह मेरा साथी है। पहले मेरे पति को पीठ पर भारी टैंक लादकर छिड़काव करना पड़ता था। वे बीमार पड़ जाते थे। अब मैं यह काम करती हूं। मैं न केवल अपने खेत का बल्कि पूरे गांव के खेतों का छिड़काव करती हूं और पैसे भी कमाती हूं। रिचर्ड ने राधा के हाथों को देखा। वे हाथ जो शायद कभी सिर्फ रोटियां बेलने के लिए थे, आज तकनीक को नियंत्रित कर रहे थे। तुमने यह कहां सीखा? एलिजाबेथ ने पूछा। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में, राधा ने बताया। सरकार ने हमें ट्रेनिंग दी, ड्रोन दिया। वे हमें लखपति दीदी बनाना चाहते हैं और हम बनकर रहेंगे। एलिजाबेथ ने चारों ओर देखा। यह गांव पिछड़ा नहीं था, यह गांव भविष्य का मॉडल था। यहां तकनीक ने परंपरा को नहीं मारा था, बल्कि उसे सशक्त बनाया था। रिचर्ड, जो पूरी यात्रा में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। वे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। एलिजाबेथ, रिचर्ड ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम गलत थे। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। क्या हुआ रिचर्ड? हम यहां यह देखने आए थे कि भारत कैसे संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारत संघर्ष नहीं कर रहा है, भारत समाधान कर रहा है। हमने औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लेकिन हमने अपने गांवों को मार डाला। हमने शहरों को बनाया, लेकिन समुदाय को खो दिया। लेकिन इन लोगों ने, रिचर्ड ने ड्रोन उड़ाती राधा की ओर इशारा किया, इन्होंने गांवों को स्मार्ट बना दिया है। एलिजाबेथ ने सहमति में सिर हिलाया। हां, पश्चिम में हम तकनीक का उपयोग आराम के लिए करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करने के लिए, फिल्में देखने के लिए। लेकिन भारत तकनीक का उपयोग जीवन बदलने के लिए कर रहा है। यह असली तकनीक है, यह असली प्रगति है। शाम ढल रही थी। गांव के मंदिर में घंटी बजी, आरती की आवाज गूंजी। कमलाबेन के घर के बाहर एलिजाबेथ ने देखा कि गांव के बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन उनके हाथों में स्लेट नहीं थी। उनके हाथों में टैबलेट थे। वाईफाई गांव के कोने कोने में था। एक छोटा बच्चा एलिजाबेथ के पास आया। मैम, क्या आप इंग्लैंड से हैं? उसने साफ अंग्रेजी में पूछा। हां, एलिजाबेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर लंदन आऊं, बच्चे ने कहा। क्यों? एलिजाबेथ ने पूछा। काम करने के लिए? बच्चा हंसा। नहीं मैम, काम तो मैं यहीं करूंगा। मेरा अपना स्टार्टअप होगा। मैं लंदन घूमने आऊंगा, एक पर्यटक के रूप में, जैसे आप यहां आई हैं। यह जवाब एलिजाबेथ के दिल में तीर की तरह चुभा। लेकिन यह दर्द नहीं था, यह एक सुखद एहसास था। यह बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। यह नया भारत था। यह आत्मविश्वास से भरा भारत था, जो अब पश्चिम की ओर मदद के लिए नहीं, बल्कि बराबरी की नजर से देख रहा था। रात को वापस शहर लौटते समय कार में सन्नाटा था। न विक्टोरिया ने मजाक उड़ाया, न रिचर्ड ने कोई तर्क दिया। वे सब अपनी अपनी डायरियों में नहीं, बल्कि अपने दिलों में कुछ लिख रहे थे। एक ऐसा अध्याय जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एलिजाबेथ ने अपनी खिड़की से बाहर चमकते हुए तारों को देखा। अब बस एक ही चीज बची है, उन्होंने सोचा। घर वापस जाना और अपनी संसद में खड़े होकर वह सच बोलना जो शायद उन्हें पसंद ना आए, लेकिन वह सच जिसे सुनना उनके लिए जरूरी है। एक सा करके काम करता है। कल उनकी वापसी की उड़ान थी, लेकिन जाने से पहले एक अंतिम विदाई बाकी थी। एक ऐसा पल जो उनकी इस यात्रा को पूर्णता प्रदान करता। ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान संख्या 142 लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरी। जैसे ही विमान के पहियों ने रनवे को छुआ, एलिजाबेथ वॉरेन ने एक गहरी सांस ली। एक हफ्ता पहले जब वे यहां से उड़े थे तो वे दुनिया को जीतने के अहंकार के साथ गए थे। आज जब वे वापस आए हैं तो वे एक अलग ही बोझ महसूस कर रहे थे, सच का बोझ। विमान से बाहर निकलते ही स्वागत करने के लिए कोई भव्य गलियारा नहीं था। हीथ्रो के पुराने टर्मिनल की दीवारें फीकी लग रही थीं। एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था। सामने एक बोर्ड लगा था, असुविधा के लिए खेद है, मरम्मत चल रही है।
रिचर्ड, जो अपना भारी बैग खुद सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे, कड़वाहट के साथ हंसे। असुविधा के लिए खेद है। यह बोर्ड यहां पिछले 3 साल से लगा है और हम भारत की सड़कों का मजाक उड़ा रहे थे। पासपोर्ट कंट्रोल पर वही पुरानी लंबी लाइनें थीं। अधिकारी थके हुए और चिड़चिड़े लग रहे थे। मशीनें धीमी थीं। विक्टोरिया ने अपनी घड़ी देखी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दिल्ली में मुझे 3 मिनट लगे थे और यहां अपने ही देश में मुझे 45 मिनट हो गए हैं। एलिजाबेथ, क्या हम सच में विकसित दुनिया, डेवलप्ड वर्ल्ड में हैं या हम पीछे आ गए हैं? एलिजाबेथ ने चारों ओर देखा। उन्हें अब लंदन वह शहर नहीं लग रहा था जिसे वे जानती थीं। यह एक थका हुआ शहर लग रहा था। एक ऐसा शहर जो अपने अतीत के गौरव पर जी रहा था, जबकि पूरब में एक नया सूरज उग चुका था। अगले दिन ब्रिटिश संसद की एक विशेष समिति की बैठक बुलाई गई। एलिजाबेथ और उनके प्रतिनिधिमंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। बड़े बड़े राजनेता, नीति निर्माता और मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। वे सब यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि बेचारा भारत अभी भी कितनी गरीबी और समस्याओं से जूझ रहा है। समिति के अध्यक्ष लॉर्ड हैमिल्टन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछा, तो प्रोफेसर वॉरेन, कैसी रही आपकी यात्रा? क्या आपने भारत के गांवों में अभी भी बैलगाड़ियां देखीं? क्या हमें अपनी विदेशी सहायता, फॉरेन एड बढ़ाने की जरूरत है? कमरे में कुछ लोग मुस्कुराए। वही पुरानी श्रेष्ठता की भावना। एलिजाबेथ धीरे से अपनी कुर्सी से उठी। उन्होंने अपनी फाइल खोली, लेकिन फिर उसे बंद कर दिया। उन्हें अब कागजों की जरूरत नहीं थी। जो उन्होंने देखा था वह उनके दिल पर छप चुका था। लॉर्ड हैमिल्टन, एलिजाबेथ ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हम वहां बैलगाड़ियां देखने गए थे, लेकिन हमें वहां मंगलयान मिला। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आप विदेशी सहायता की बात कर रहे हैं? एलिजाबेथ ने जारी रखा। सर, जिस देश में गांव की एक महिला ड्रोन उड़ाकर खेती करती है, जिस देश में सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट लेता है, जबकि हम यहां अभी भी छुट्टे पैसे ढूंढते हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। एक सांसद ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन प्रोफेसर, गरीबी तो होगी ही, गंदगी, अव्यवस्था। गरीबी है, एलिजाबेथ ने माना, लेकिन वह गरीबी लाचारी वाली नहीं है। वहां की आंखों में उम्मीद है। मैंने वहां एक रिक्शे वाले को कोडिंग सीखते देखा। मैंने वहां सरकारी अस्पतालों में वो इलाज मुफ्त होते देखा जिसके लिए हमारे नागरिक यहां अपना घर गिरवी रख देते हैं। एलिजाबेथ की आवाज अब ऊंची हो गई थी। वह अब सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक गवाह थी। हम सोचते हैं कि विकास का मतलब है ऊंची इमारतें और सूट बूट, लेकिन भारत ने मुझे सिखाया कि असली विकास क्या है। असली विकास है जब तकनीक और परंपरा साथ साथ चलें, जब विज्ञान आगे बढ़े लेकिन संस्कार पीछे न छूटें। उन्होंने कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखों में देखा। हमने भारत पर 200 साल राज किया। हमने सोचा कि हम उन्हें सभ्य बना रहे हैं, लेकिन सच यह है कि जब हम जंगलों में घूम रहे थे तब वे वेदों में ब्रह्मांड का रहस्य लिख रहे थे। आज वे फिर से जाग गए हैं और इस बार वे किसी के गुलाम नहीं हैं, वे आत्मनिर्भर हैं। रिचर्ड भी अपनी सीट से खड़े हो गए। सज्जनों, एलिजाबेथ सही कह रही हैं। हमने सोचा था कि हम उन्हें रास्ता दिखाने जा रहे हैं, लेकिन हम वहां से रास्ता पूछकर आए हैं। वंदे भारत ट्रेन में पानी का गिलास नहीं छलक रहा था, लेकिन मेरा आत्मविश्वास छलक गया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, उनका डिजिटल सिस्टम हमसे मीलों आगे है और उनकी नीयत हमसे कहीं ज्यादा साफ है। लॉर्ड हैमिल्टन अवाक रह गए। तो आपका निष्कर्ष क्या है? एलिजाबेथ ने एक पल का विराम लिया। उनकी आंखों में एक चमक थी। मेरा निष्कर्ष यह है सर, कि सूरज अब पश्चिम में नहीं डूबता। सूरज अब पूरब से उग रहा है और उसका नाम है भारत। हमें अपना अहंकार छोड़ना होगा। अगर हमें 21वीं सदी में प्रासंगिक बने रहना है तो हमें भारत को पढ़ाना नहीं, बल्कि भारत से सीखना होगा। वे अब तीसरी दुनिया का देश नहीं है, वे विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। बैठक समाप्त हुई। कोई तालियां नहीं बजीं, सिर्फ गहरा आत्मचिंतन था। वह हॉल जो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के गौरव से गूंजता था, आज भारत की सफलता की गवाही सुन रहा था। उपसंहार। 1 साल बाद। दृश्य, लंदन में एलिजाबेथ का घर। एलिजाबेथ अपनी बालकनी में बैठी थीं। उनके हाथ में शराब का गिलास नहीं, बल्कि तुलसी की चाय थी। उनकी मेज पर शेक्सपियर की किताबें नहीं, बल्कि भगवत गीता रखी थी। टीवी पर खबरें चल रही थीं। भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। एलिजाबेथ मुस्कुराईं। उन्हें कोई जलन नहीं हुई, उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला।
उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और अपने भारतीय मित्र कमलाबेन गुजरात की वह महिला को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर कमलाबेन का चेहरा आया। पीछे उनका नया पक्का घर और लहराते हुए खेत दिख रहे थे। नमस्ते एलिजाबेथ बहन, कमला ने उत्साह से कहा। कैसी हो? मैं ठीक हूं कमला, एलिजाबेथ ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। तुम्हारा पोता कैसा है? वो तो अब स्कूल में कोडिंग चैंपियन बन गया है, कमला ने गर्व से कहा। और सुनो, हमारे गांव में अब इंटरनेट 5 हो गया है, तुम्हारे लंदन से भी तेज। दोनों हंस पड़ी। कॉल खत्म करने के बाद एलिजाबेथ ने खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक भावना है। एक ऐसी भावना जो गिरती है तो संभलना जानती है, जो टूटती है तो जुड़ना जानती है, और जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाना जानती है। नैरेटर कथावाचक का अंतिम संदेश दर्शकों के लिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी एलिजाबेथ की, रिचर्ड की और उन 150 लोगों की जो भारत को परखने आए थे, लेकिन भारत के रंग में रंग कर गए। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ उनकी है? नहीं, यह कहानी आपकी है, यह कहानी मेरी है, यह कहानी उस हर भारतीय की है जो सुबह उठकर मेहनत करता है, जो ट्रैफिक में भी धैर्य रखता है, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराता है, जो अपनी परंपराओं पर गर्व करता है और भविष्य की आंखों में आंखें डालकर देखता है। दुनिया बदल रही है, नजरिया बदल रहा है। कल तक जो लोग हमें सपेरों का देश कहते थे, आज वे हमारे आईटी पार्कों में नौकरी मांग रहे हैं। कल तक जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वे हमारे डिजिटल मॉडल की नकल कर रहे हैं। यह चमत्कार नहीं है, यह सामर्थ्य है। यह 140 करोड़ सपनों की गूंज है। हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम भारत हैं, हम पुरातन हैं और हम ही नवीनतम हैं। अगर आपको भी अपनी भारतीयता पर गर्व है, अगर आपको भी लगता है कि हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इस गर्व को अपने तक मत रखिए, इसे साझा कीजिए। दुनिया को बताइए कि शेर अब जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत।